हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7, जो कि हम बात करेंगे इस वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स की। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि यहाँ से कुछ बेसिक सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, वो क्या है वो अभी हम जब इस वीडियो को आप जब देख लोगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में चीजें आ जाएंगी। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट की। फिजिकल स्टेट का मतलब समझते हो? फिजिकल स्टेट का मतलब जैसे क्या हो गया कि कोई भी, जैसे हमारा हैलो एल्केन्स है ना, तो वो लिक्विड में होगा, गैसेस में होगा या सॉलिड में होगा। ठीक है, तो हम उसकी फर्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी, फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। ओके, फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट में समझो, फिजिकल स्टेट में हमने जैसे कहा भाई मेरे पास तीन कंडीशन होंगी, या तो गैसेस होगा, या तो लिक्विड होंगी, या तो सॉलिड होंगी। ओके, देखो जो भी हमारी लोअर हैलो एल्केन्स होंगी वो हमारी कैसी होंगी, फिजिकल उनका जो फिजिकल स्टेट होगा वो कैसा होगा, वो गैसेस होगा। गैसेस, देखो कहने का मतलब क्या है कि भाई जिनकी मॉलिक्यूलर मासेस, ऐसे भी समझ लो कि जिनकी मॉलिक्यूलर मासेस कम होंगी वो हमारी गैसेस स्टेट में होंगी। ठीक है, जिनकी मॉलिक्यूलर मासेस थोड़ी सी बढ़ जाएं, कहाँ तक, अप टू 18 तक, मतलब C18 तक, तो वो हमारी लिक्विड स्टेट में चली जाएंगी। और अगर उससे भी अगर हायर अगर मॉलिक्यूलर मासेस अगर बढ़ गई, यानी कि उससे भी ज्यादा नंबर ऑफ अगर कार्बन अगर बढ़ गए, तो हमारी जो हैलो एल्केन्स होंगी वो हमारी सॉलिड स्टेट में आ जाएंगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, सेम वही चीज मैंने लिख दी है क्या, कि जो लोअर हैलो एल्केन्स होंगे उनकी जो उनका जो स्टेट होगा वो गैसेस स्टेट में होंगे। ठीक है, वो गैसेस होंगे जैसे कि जो बहुत ज्यादा, जैसे CH3F हो गया, CH3Cl हो गया, CH3Br या फिर CH3CH2F हो गया, है ना। तो ये हमारे गैसेस स्टेट में होंगे क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास कम है। ओके, ये बात याद रखना, मॉलिक्यूलर मास वाली थ्योरी अभी थोड़ी सी याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हैलो एल्केन्स अप टू C18, यानी कि जिनका C18 तक हो जाए, मतलब कार्बन 18 कार्बन चले जाएं, तो हम कहेंगे भाई वो हमारे लिक्विड स्टेट में आ गए। और अगर उससे भी ज्यादा हो जाएंगे तो हम कहेंगे हमारे वो सॉलिड स्टेट में आ गए हैं। ओके, देखो ना, हम बात करें अगर कलर की है, ठीक है, तो जो हमारे C18 तक के जो हमारे हैलो एल्केन्स होते हैं वो हमारे कलरलेस होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता है और उनमें एक स्वीट सी स्मेलिंग भी होती है। ओके, लेकिन अगर हम और ज्यादा हायर कार्बन की तरफ अगर चलेंगे, ठीक है, हायर हैलो एल्केन्स की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो फिर उनकी कोई भी स्मेलिंग नहीं रह जाएगी, यानी कि हमारे वो ऑर्डरलेस हो जाएंगे। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, या समझना क्या है, इसको बेसिकली याद ही रखना है। अब इसमें हम क्या क्या ही कह सकते हैं। ठीक है, ये ऐसी सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें करके देखी गई हैं। नाउ देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, बना देता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। ओके, देखो चलो ध्यान से मेरी बात समझना। इस चीज को समझने के लिए, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए आपको बेसिक सा कुछ पैटर्न समझना होगा। पैटर्न आपने अगर समझ लिया तो आप एग्जैक्टली सारी चीजों का आंसर आप दे सकते हो। देखो ध्यान समझो, ये कहता है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हैलो एल्केन्स आर मच हायर देन दोज ऑफ पेरेंट एल्केन्स। अब सर इसका मतलब अगर आप समझ लीजिए, इसका मतलब आप समझ लीजिए तो आपको चीजें सारी की सारी समझ में आ जाएंगी। देखो, ये कहता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है किसी भी हैलो एल्केन्स का, वो अपने पेरेंट एल्केन से उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगी वो ज्यादा होगी। मतलब अभी सर ये पेरेंट एल्केन क्या है? फॉर एग्जाम्पल ऐसे मेरी बात समझो, जैसे मान लो मैंने कहा CH3F, मैंने कहा CH3Cl, फिर CH3Br, CH3Br और लास्ट में हमने ले लिया CH3I, ले लिया ना। तो अब ये बताओ कि ये सारे के सारे जो हमारे हैलो एल्केन्स हैं, ठीक है, ये किसी एक एल्केन से ही डिराइव्ड हुए होंगे। मतलब ये किससे डिराइव्ड हुए होंगे? CH4 से डिराइव्ड हुए। तो यानी कि ये जो CH4 है ना, ये हमारी है पेरेंट एल्केन। क्या है ये? पेरेंट एल्केन है। अब अगर ये पेरेंट एल्केन है तो देखो, अब ऐसी बात है भाई कि यहां से एक छटा है तो एक छट करके क्या लग गया? F लग गया। एक छटा तो एक हट करके क्लोरीन लग गया, फिर ब्रोमीन लग गया, फिर आयोडीन आई लग गया। इस तरीके से लगा ना चीजें, इस तरीके से चीजें लगी। तो अब ऐसी बात है, देखो अगर चीजें अगर ऐसे लगी हैं तो अगर हम बात करें इनके अगर मॉलिक्यूलर मास की अगर बात करें तो इसके कंपैरिजन में इसकी जो मॉलिक्यूलर मास होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन आ गया, फिर यहाँ पर जो है हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर क्लोरीन आ गया, फिर हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर ब्रोमीन आ गया, तो उसका और ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा। फिर आयोडीन आ गया तो उसका तो मॉलिक्यूलर मास और ज्यादा हो जाएगा। कहने का सीन समझ में आया? यानी कि अगर हम ये कहें, कहने का सीन क्या है कि अब इन सभी में से सबसे ज्यादा हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा या जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो होगा CH3I का, उसके बाद होगा CH3Br का, उसके बाद होगा CH3Cl का, उसके बाद सबसे कम होगा CH3F का। रीजन क्या है? देखो, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेंगी, बस समझना, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेंगी वैसे वैसे उनकी मेल्टिंग पॉइंट और उनकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। समझ रहे हो? देखो, एक रीजन ये भी बताया जाता है कि जो हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट एंड जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि हमारी जो मॉलिक्यूलर मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वंडरवॉल्स फोर्स के। वंडरवॉल्स फोर्स जानते हो ना, बहुत ही जो वीकेस्ट फोर्स होती है नेचर में। ठीक है,
तो वंडरवॉल फोर्स की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जैसे जैसे हमारी मॉलिक्यूलर मास बढ़ रही है वैसे वैसे वंडरवॉल फोर्स का मतलब वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो भाई अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज हो रहा है तो अब इनको बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या होगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना, ज्यादा हीट आपको देनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात। तो पहली चीज आपको ये समझ में आई कि अगर हम उनके पेरेंट एल्केन से अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है, पेरेंट एल्केन से अगर हम उनके कंपैरिजन करें तो हमारे जो हेलो एल्केन्स होंगे उनकी जो मॉलिक्यूलर मास होगी वो बढ़ेगी। तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने की वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी उनकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये पहली चीज है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब देखो अब क्या है कि अभी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स में कुछ ट्रेंड्स चलते हैं। ट्रेंड्स कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स को हम समझ लें ना तो हमें चीजें जो है आसानी से समझ में आ जाएंगी, उनके बेसिस पे हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो ट्रेंड्स क्या है बस समझना, यहाँ तो ये तो हमारा बेस है, मतलब अभी हमारी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है। अब सेकंड के अंदर में बहुत सारी ट्रेंड्स हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड बहुत सारे ट्रेंड्स हैं। उन ट्रेंड्स को अगर आप समझ लोगे तो आप सारे के सारे आंसर दे दोगे। देखो फर्स्ट ट्रेंड्स हम समझते हैं क्या है, बेसिकली 3 ट्रेंड्स हम देखेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट ट्रेंड क्या है, देखो ना बात करते हैं फर्स्ट ट्रेंड की। देखो फर्स्ट ट्रेंड क्या बोलता है, फर्स्ट ट्रेंड वही है जो हमने यहाँ पर देखा है, सेम उसी को हमने यहाँ पर चीजें एग्जैक्टली एक्सप्लेन करके हमने बता दिया क्या कि फॉर सेम एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप भाई कैसा होना चाहिए, सेम। अगर एल्किल ग्रुप सेम है, सेम एल्किल ग्रुप का मतलब देखो क्या, जैसे यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3 है, ठीक है ना, दैट मीन्स सेम एल्किल ग्रुप। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द हेलो एल्केन्स इंक्रीजेस, तो बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होगी, इंक्रीज होगी भाई, है ना। क्यों, देखो रीजन क्या है, बेसिकली क्या है देखो कि इंक्रीज इन साइज, ठीक है, उनका साइज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है भाई। अगर हम जैसे जैसे मान लो अभी हम फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की साइज क्या होगी, थोड़ी छोटी होगी एज कम्पेरिजन टू क्लोरीन। ब्रोमीन की और ज्यादा बड़ी होगी, आयोडीन की और ज्यादा बड़ी होगी, और साथ ही साथ उनका मास भी तो इंक्रीज हो रहा है ना। जो एटॉमिक मास होगा फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, आयोडीन का होगा, ठीक है। विद इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ हेलोजन एटम, तो जैसे जैसे हेलोजन एटम का मास बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगी। किसके लिए, सेम एल्किल ग्रुप के लिए। समझ रहे हो, सेम एल्किल ग्रुप जैसे मान लो आपने ले लिया R, ठीक है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे वीक होगी, सबसे कम होगी, ठीक है, एज कंपेरिजन टू RCl। फिर इसकी भी वीक होगी एज कंपेरिजन टू RBr। R का मतलब एल्किल है, अब वो कितने भी कार्बन का एल्किल हो सकता है। मान लो अगर ये एक कार्बन का है तो सब जगह एक एक कार्बन का एल्किल होगा, 2 कार्बन का सब जगह 2 कार्बन का एल्किल होगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा किसका, RI का। क्लियर है, फॉर एग्जाम्पल आप ये भी लिख सकते हो। ये पहला हमारा क्या है, फर्स्ट ट्रेंड है। सिंपल, कितनी सिंपल सी बात है भाई। देखो एटॉमिक मास, सॉरी, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो इंक्रीज होगा। तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने का मतलब है कि जो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो। और अगर वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमारी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है इतनी बात। देखो नेक्स्ट जो ट्रेंड है ये बोलता है कि फॉर सेम हेलोजन एटम, ठीक है, अगर हेलोजन एटम सेम हो, लेकिन अब क्या हो जाएगा, फॉर सेम हेलोजन एटम द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हेलो एल्केन्स इंक्रीजेस विद द साइज ऑफ एल्किल ग्रुप। मतलब कहने का सीन क्या है कि अगर अब हमारी हेलोजन एटम सेम है लेकिन हम एल्किल ग्रुप की जो साइज है वो बढ़ा रहे हैं, मतलब 1 कार्बन कर दिया, 2 कार्बन कर दिया, मतलब 1 कार्बन के साथ क्लोरीन, 2 कार्बन के साथ क्लोरीन, 3 कार्बन के साथ क्लोरीन अगर कर दिया, तो उस केस में हमारी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा क्या कि हमने जैसे ये ले लिया, सपोज करो CH3Cl, ठीक है। अब मान लो फिर हमने ले लिया CH3 CH2Cl ले लिया, समझ रहे हो। फिर मान लो हमने ले लिया CH3 CH2 CH2 और फिर Cl ले लिया, तो क्या होगी, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी ना वो भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। समझ रहे हो, ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। ये कुछ ट्रेंड्स है ना, अगर ऐसे याद रखोगे तो चीजें जल्दी इजिली याद हो जाएंगी। देखो नेक्स्ट जो ट्रेंड है, नेक्स्ट हमारा ट्रेंड देखो क्या बोलता है। नेक्स्ट ट्रेंड हमारा जो है ब्रांच चेन से रिलेटेड है। देखो क्या बोलता है कि जैसे जैसे मतलब जितने नंबर ज्यादा आपके ब्रांच चेन होंगे, ठीक है। देखो ऐसे इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास कुछ ये है, एक तुम्हारा मेरे पास एक लॉन्ग चेन है, जैसे CH3 लॉन्ग चेन आप ले लो, कितने भी कार्बन की, थोड़ा बड़ा ही लेना है, CH3 CH2 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 और Br, ओके, मान लो हमने ये ले लिया। अब यहां से हम क्या करें कि हम एक कार्बन को हम ब्रांच के थ्रू हम दिखा दें, कैसे, कुछ इस तरीके से। देखो तो कैसे दिखाओगे, CH3 है, मान लो आप यहाँ पर एक कार्बन को ब्रांच के थ्रू आपने दिखा दिया, इसको बैलेंस कर लो, 1 2 और CH2 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 हो गया, और ये हो जाएगा फिर आपके पास Br, ओके, CH2 Br होगा ना, 1 2 3, ओके, हाँ, CH2 और Br, CH2 और Br, ये हो गया। मान लो एक आपने कुछ और लिख दिया कि आपने अब यहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप को एज अ ब्रांच चेन की तरह आपने लगा दिया। देखो कुछ इस तरीके से C
और एक आपने यहाँ लगा दिया C, एक आपने यहाँ लगा दिया C, बैलेंस कर लो CH3 और ये भी आपका कितना होगा CH3, ये तो केवल C रहेगा और यहाँ पर आपने लगा दिया Br। ओके ना, बैलेंस्ड है ना ये, मतलब कार्बन की वैलेंसी सेम है, 4 है हर जगह। तो ये कहा जाता है कि जैसे जैसे देखो मतलब कि जितने ज़्यादा ब्रांच चेन होंगे, है ना, सेम अगर हम कह रहे हैं हेलो एल्केन का, है ना, जितना हमारा ज़्यादा बड़ा ब्रांच चेन होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ही कम होगी। रीज़न क्या है इसका? देखो अगर रीज़न अगर हम समझे एक बात में, अगर हम एक बात में बोले रीज़न डिपेंड करता है इसके सरफेस एरिया पर। जैसे हमने कहा कि हमारा ब्रांच चेन अभी ओपन, मतलब इसमें कोई ब्रांच है ही नहीं, मतलब ये हमारा एक ओपन चेन है, ठीक है। तो ओपन चेन है तो इसका सरफेस क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, ये ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया कवर करेगा, ये एज कंपेरिजन टू इसके थोड़ा सा कम सरफेस एरिया कवर करेगा, और इसकी सरफेस क्या होगी, और ज़्यादा कम हो जाएगी। समझ रहे हो? यानी कि ये बेसिकली डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर, है ना। तो ये जो है, ये इसका जो सरफेस एरिया है वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो गया, थोड़ा छोटा हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कॉम्पैक्ट एरिया अगर छोटा हो गया तो जल्दी क्या हो जाएगा, बॉइल्ड हो जाएगा, है ना। सरफेस एरिया अगर बड़ी है तो थोड़ा बॉयल होने में क्या लगेगा, थोड़ा टाइम कम लगेगा। समझ रहे हो? और इसकी ज़्यादा, और तो इसका सीन क्या, मतलब कहने का सीन क्या होगा कि इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, और इस वाले की सबसे बॉइलिंग पॉइंट, जो इस वाले की जो बॉइलिंग पॉइंट होगी सबसे कम होगी। क्लियर है? अच्छा देखो, इसका एक रीज़न और भी बताया जाता है कि इसके हमारे जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे मॉलिक्यूल समझे, क्या कहने का मतलब क्या है कि हमने जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, जो सॉलिड स्टेट वाला, तो जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस पर भी ये काफ़ी डिपेंड करता है ना। इस वजह से मतलब लैटिस स्ट्रक्चर इसका क्या हो गया, काफ़ी क्लोज हो गया, ये कह लें, इस वाले का काफ़ी क्लोज हो गया, ठीक है। इस वाले का लैटिस स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। फिलहाल अभी हम लैटिस वाले में नहीं जाते, ठीक है। सिंपल अभी हम इसको ऐसे डिफाइन कर लें। क्या हमने कहा कि बेसिकली अगर हम इसकी ब्रांचिंग अगर करेंगे, हमने क्या कहा कि अगर हम इनकी ब्रांचिंग करते हैं, ब्रांचिंग ऑफ चेन, ठीक है, चेन की अगर हम ब्रांचिंग कर रहे हैं, मीन्स हमारे जो मॉलिक्यूल्स हो जा रहे हैं वो क्या हो जा रहे हैं, ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। ब्रांचिंग ऑफ चेन मीन्स द मॉलिक्यूल मोर कॉम्पैक्ट, मॉलिक्यूल्स क्या हो गए भाई, मोर कॉम्पैक्ट हो गए। तो अगर मॉलिक्यूल्स अगर मोर कॉम्पैक्ट हो गए तो सरफेस एरिया क्या हो गया, सरफेस एरिया डिक्रीजेज, ठीक है। और अगर सरफेस एरिया अगर डिक्रीजेज हुआ तो ऐसे समझो, अगर सरफेस एरिया अगर डिक्रीज हुआ तो जो कांटेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। जो मॉलिक्यूल्स के जो कांटेक्ट होंगे चारों तरफ से वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और अगर मॉलिक्यूल्स के अगर कांटेक्ट अगर कम हो गए तो जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो वंडरवॉल्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर वंडरवॉल्स फोर्स अगर डिक्रीज हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगी। समझ में आ रही बात ना, ठीक है। तो इसको पूरा लिख लिया जाए, चलो लिख ही देते हैं। देखो सेम वही बात मैंने क्या दी, क्या हुआ भाई, इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। सो ड्यू टू डिक्रीज सरफेस एरिया ऑफ ब्रांच चेन, मॉलिक्यूल्स हैज लेसर कांटेक्ट, ठीक है। उसके आसपास जो मॉलिक्यूल्स होंगे तो उससे उनका कांटेक्ट क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। और अगर मॉलिक्यूल्स का कांटेक्ट अगर कम हो गया तो जो भी, देखो अगर मॉलिक्यूल्स अगर कांटेक्ट कम है तो फोर्स भी क्या होगा, कम ही होगा। तो अगर फोर्स कम हुआ तो वंडरवॉल्स फोर्स भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर वंडरवॉल फोर्स अगर डिक्रीज हो गया तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बस इतना सिंपल सी बात है, इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। ना नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। सोचो देखो, अगर हम कहें कि हमारे पास जो हेलो एल्केन्स है ना, हेलो एल्केन्स जैसे मान लो हमने कहा मेथिल क्लोराइड है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी क्या होती है, हमारी ये पोलर सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसे हमारे सॉल्वेंट जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं। वाटर में नहीं डिसॉल्व होने का रीजन एक ये भी है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं और ना ही ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। समझ लो, यानी कि ये फिर डिसॉल्व किस में होंगे, तो ये डिसॉल्व होंगे जैसे अल्कोहल में, ईथर में, क्लोरोफॉर्म में, CCl4 में, इन सब चीजों में ये क्या हो पाएंगे, इजिली डिसॉल्व हो पाएंगे। सॉल्युबिलिटी का मतलब समझ में आया। देखो सेम वही बात है, मैंने कहा क्या कि ये बेसिकली क्या होते हैं, हेलो एल्केन्स सबसे पहली बात पोलर होते हैं। तो अगर ये पोलर हैं तो वाटर में तो ये डिसॉल्व हो ही नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वाटर हमारा नॉन पोलर होता है, मतलब वो H+ और OH- आयन में ब्रेक हो जाता है, मतलब कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है। इतनी बात समझनी है। अच्छा रीजन क्या है भाई, क्यों ये वाटर में इनसॉल्युबल है, रीजन क्या है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, पहली चीज।
तो ना ही ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और ना ही ये उस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर पाते हैं जो कि वाटर में पहले से एग्जिस्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब तो सर ये है क्या फिर, ये हमारे फिर कितना सॉल्युबल होंगे, ये हमारे सॉल्युबल होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच है जैसे अल्कोहल है, ठीक है, ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, CCl4 है। तो इन सब चीज़ों में ये क्या हो जाता है, इजीली सॉल्युबल हो जाता है। आ रही बात समझ में? ओके, देखो बात करते हैं डेंसिटी की, ठीक है। तो डेंसिटी में आपको दो बातें ध्यान रखनी। पहली जो चीज़ ये ध्यान रखी गई, पहली चीज़ ये बताई गई कि अगर हम सेम एल्किल ग्रुप के साथ अगर आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन को लें, बात ध्यान समझना, सेम एल्किल ग्रुप के साथ अगर हम आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन को लें तो आयोडीन की जो डेंसिटी होगी, मतलब जो हमारा जो हमने कहा कि भाई आयोडोमेथेन, ठीक है, तो उस केस में हमारा जो मतलब आयोडीन वाले हेलो एल्केन की जो डेंसिटी होगी वो बाकी अदर के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। देखो कहने का सीन क्या है, हमने कहा जैसे मान लो अगर हम एल्किल के साथ आयोडीन को लें, ठीक है, और सेम एल्किल के साथ ब्रोमीन को लें और सेम एल्किल के साथ अगर हम क्लोरीन को लें, तो इस वाले हेलो एल्कीन की हमारी जो डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी इनके कंपैरिजन में, ठीक है। अब क्या हो कि अगर आप एल्किल मतलब नंबर ऑफ कार्बन को अगर आप बढ़ाओ, इंक्रीज करो, ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होने का ये मतलब नहीं है कि आप डेंसिटी भी इंक्रीज करो। देखो डेंसिटी का सिंपल सा मतलब क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू हम क्या कहते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम के साथ हम मास यहाँ पर क्या करते हैं, काउंट करते हैं ना। तो देखो मास के कंपैरिजन में जो वॉल्यूम है ना, वो ज़्यादा बड़ी होती है। मतलब ऐसे समझो, देखो ऐसे समझो, हमने कहा अगर हम एक ले लें क्या, CH3I ले लें, ठीक है, और एक हमने ले लिया CH3Br, तो ऑब्वियस सी बात है अभी आप बोलोगे कि सर ये बड़ा है, इसके अकॉर्डिंग ये बड़ा होगा। अब मान लो अब हम एक और 2 कार्बन की अगर हम हेलो एल्केन्स ले लें, दैट मीन्स हमने मान लो कहा ये C2H5Br, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगी, इसकी वॉल्यूम बढ़ी। तो समझ रहे हो, मतलब एल्किल ग्रुप ने क्या किया, बढ़ाया, तो अब इसकी जो डेंसिटी होगी इसके कंपेरिजन में छोटी होगी। मान लो आप एक और बढ़ा लो, जैसे आपने ले लिया C4 ले लिया, तो C4 के साथ क्या लोगे, H9, ठीक है, और Br ले लो, तो अब इसके कंपेरिजन में इसकी डेंसिटी क्या होगी, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसकी डेंसिटी कम होगी। समझ रहे हो, तो ऐसे समझ लो, हम इन जनरल हम क्या ये कह दें कि डेंसिटी ऑफ हेलो एल्केन्स डिक्रीजेस, ठीक है, विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्किल ग्रुप, ठीक है, एल्किल ग्रुप। क्लियर है ये बात? ओके, अब देखो एक और लास्ट टॉपिक है जो कि है रिलेटिव स्टेबिलिटी। क्या है, नेक्स्ट हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो है रिलेटिव, आप ये खुद बता सकते हो, स्टेबिलिटी। हमने स्टेबिलिटी वाली हमने ये चीज़ें हमने जब देखी थी स्टार्टिंग में देखी थी ना, रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो आप मेरे को ये बताओ, अगर हम अगर हम कुछ हेलो एल्केन्स लिखते हैं, जैसे मान लो हमने लिखा RF और हमने लिखा RCl और हमने लिखा RBr और हमने लिखा RI, तो इसमें बताइए इसमें सबसे स्टेबल कौन होगा। तो मैंने देखो बताया था जो सबसे ज़्यादा छोटा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ये I वाला तो सबसे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ये उससे थोड़ा सबसे छोटा कौन होगा, RF, तो RF जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। जैसे इसको हम क्या कह सकते हैं, मेथिल फ्लोराइड कह लो, ठीक है ना, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जो जितना ही ज़्यादा बड़ा वो उतना ज़्यादा अनस्टेबल, उतना ज़्यादा इजीली ब्रेक हो सकती है। सारी चीज़ें हम लोग ये डिस्कस किए थे ना, नेचर ऑफ CX बॉन्ड वाले में हमने ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। क्लियर है? तो ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे तो बहुत इजीली हम लोग उसको समझेंगे, हर एक उसके जो भी मतलब उसके जो भी कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि जो भी हमारा मैकेनिज्म है, जो भी जितना भी मैकेनिज्म होगा हम वो देखेंगे, ठीक है ना। तो अब इसके बाद की वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स की। ध्यान से समझेंगे हम लोग, है ना, बहुत ईजी है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, बस हम आपको जितना करा रहे हैं उतना अपनी चीज़ें आप करते जाओ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो।